पिछली कार्यशाला में हमने 6 स्लाइड्स के बाद में ये 2 स्लाइड्स पे चर्चा की थी, जिसमें पहला स्लाइड था व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति जो होती है, जो एक्सप्रेशन होता है, वह 3 माध्यम से होता है: चिंतन, चरित्र और व्यवहार। और इसके बाद हमने जीवन का लक्ष्य कैसे होना चाहिए, क्यों हमें जीवन का लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए, एवं जीवन के लक्ष्य कैसे किस किस आधार पे हम कर सकते हैं, इसके बारे में हमने चर्चा की थी। चलिए, आज का जो प्रेजेंटेशन है, आज का जो पहला स्लाइड है वो होगा ये कि आत्मोन्नति के 4 चरण, स्टेप्स फॉर पर्सनालिटी डेवलपमेंट। हम जो बच्चों के पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, विद्यार्थियों की पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, तो उस पर्सनालिटी को अच्छा बनाने के लिए, उस आदर्श व्यक्तित्व को प्राप्त करने के लिए, तो सबसे पहला सीढ़ी है या सबसे पहला चरण हमको जो चढ़ना होता है वह है सेल्फ एनालिसिस का। सेल्फ एनालिसिस का मतलब क्या है कि आत्मचिंतन। आत्मचिंतन, सेल्फ एनालिसिस, अपने आप के अंदर चिंतन मनन करना। इसको एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से पहले हम समझने की कोशिश करेंगे कि एक ब्रह्मा जी को हम सभी जानते हैं। ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि का निर्माण किया है, और ब्रह्मा जी ने हमको सभी चीजें, सुख सुविधा के लिए सब चीजें प्रदान की है। हमको पानी दिया है, हमको वृक्ष दिया है सांस लेने के लिए, हमको प्रकृति दिया है, अच्छा वातावरण दिया है, और हम सब इसका आनंद लेते हुए अपने जीवन को जी रहे हैं। और लेकिन वो ये देखते हैं कि फिर भी यहाँ पर जो इंसान है वो बहुत दुखी है ना। वह बच्चों से अगर हम इसको रिलेट करना चाहें तो हम बच्चों से ये रिलेट करते हैं कि मान लो कक्षा 6वीं से 9वीं तक के बच्चे हैं, तो वो बच्चे एक बार भगवान ब्रह्मा जी जो है वो देखते हैं कि जो एक विद्यार्थी है, वो विद्यार्थी बहुत उदास है, वो खुश नहीं है, जबकि उसके पास में सब कुछ है। उसको अच्छे स्कूल में वो पढ़ रहा है, अच्छे माता पिता उसको मिले हैं, अच्छा सभी चीजें उसको, जो स्कूल जाने के लिए, स्कूल में पढ़ने के लिए सब चीजें चाहिए वो मिली हुई है, लेकिन फिर भी वो खुश नहीं है। तो भगवान ब्रह्मा जी उसके पास आते हैं और उससे पूछते हैं कि बेटा तुम उदास क्यों हो, तुमको तो सब कुछ मिला हुआ है। तो वो बोलता है कि नहीं, मैं क्या चाहता हूँ, कि तुम चाहते क्या हो। ब्रह्मा जी उससे पूछते हैं कि तुम चाहते क्या हो। तो ब्रह्मा जी उससे पूछते हैं, तो वो कहता है कि मैं जो है ना बहुत खुश रहना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं बहुत अच्छे अंक प्राप्त करूँ, मैं अपने क्लास में सबसे अच्छा बच्चा बनूं, सब मेरी बहुत तारीफ करें। तो ये वो चाहता है। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं अच्छा तुम इतना ही चाहते हो। तो वो बोलता है हाँ। तो बोलते हैं अच्छा, तो इसके लिए तुमको सिंपल सा एक मैं सॉल्यूशन देता हूँ, वो करना है। तो क्या करना पड़ेगा। तो वो ब्रह्मा जी उसको कहते हैं कि देखो, मैं तुमको 2 पोटलियां दे रहा हूँ, 2 थैलियां दे रहा हूँ। इन 2 थैलियों में से एक थैली जो है, उस थैली में तुम्हारी जो कमियां हैं, तुम्हारी जो बुराइयां हैं वो भरी पड़ी है। ठीक है, वो उस थैली में वो है। और उस थैली को क्या करना है, तुमको अपने गले में सामने की तरफ बांध करके रखना है, और रोज उस थैली को देखना है, उस थैली के अंदर झांकना है, और उसमें से जो बुराई, जो कमी तुमको दिखेगी उसको दूर करना है। और दूसरी थैली एक और है, जो थैली उस थैली में दूसरों के दुर्गुण है, दूसरों की बुराइयां हैं, दूसरों की कमियां हैं। उस थैली को तुमको पीठ की तरफ पीछे बांध करके रखना है, और उस थैली को कभी खोल करके नहीं देखना है। बस इतना सा उपाय है तुम्हारे खुश रहने का, तुम्हारे आगे बढ़ने का, तुम्हारे अच्छे नंबर लाने का, और ऐसा जिससे तुमको सब बच्चे पसंद करेंगे, सब तुमको तारीफ करेंगे। तो वो बच्चा खुश होता है, चलो ये तो बहुत अच्छा उपाय है। अब वो आने के बाद वो दोनों थैलियां उसको मिल जाती है, लेकिन वो बच्चा फिर से खुश नहीं रहता, फिर से उसको खुशी नहीं मिल पाती। तो बच्चों से हम पूछते हैं कि बताओ क्यों नहीं मिल पाती। तो बच्चे खुद ही इसका आंसर देते हैं, क्योंकि वो जो थैलियां है ना, वो थैलियों को पलट देता है। और हम सब भी वही काम कर रहे हैं कि उसने थैलियों को कैसे पलट दिया, कि जो थैली पीछे की तरफ रखनी थी, जिसमें दूसरों की बुराइयां भरी पड़ी थी, वो थैली को हम सामने की तरफ रख के घूम रहे हैं, और रोज हम उसी को झांक रहे हैं कि दूसरे के अंदर ये कमी है, दूसरे के अंदर ये बुराई है, दूसरा जो है वो बहुत झूठ बोलता है, दूसरा जो है वो आ, जब देखो तब चुगली करते रहता है। तो हम क्या कर रहे हैं, दूसरों की बुराइयों को देख रहे हैं, और अपनी जो थैली है, हमारे जो आत्मचिंतन की थैली है, उसको हम क्या कर रहे हैं, पीछे की तरफ पीठ में रख करके घूम रहे हैं, और अपने अंदर की एनालिसिस हम नहीं कर रहे हैं, है ना। तो इसीलिए क्या हो रहा है कि हमारा जो उत्थान है, हमारा जो परिष्कार है, हमारा डेवलपमेंट है, वो नहीं हो पा रहा है।
तो हमको करना क्या है, हमको सेल्फ एनालिसिस करना है, अपनी थैली को झांकना है। ठीक है, और अब अपनी थैली को हम झांकेंगे कैसे? हमने जान तो लिया कि अपनी थैली को झांकना है, लेकिन और सब दे दिए मैंने, तो पूरा दे दिए मैंने तो। अपनी थैली को कैसे झांकेंगे? तो अपनी थैली को झांकने के लिए आपको क्या करना है, रोज 5 से 10 मिनट का समय अपने लिए निकालना है ना। हम रोज बहुत सारा समय, 24 घंटे का समय हमारे पास में है, लेकिन हम पूरा समय जो है वो दूसरों को देखने में लगा देते हैं और अपने अंदर झांकने के लिए थोड़ा सा भी समय नहीं देते हैं। तो हमको क्या करना है, हमको अपने अंदर झांकने के लिए 5 से 10 मिनट का समय निकालना है। चाहे वो 5 से 10 मिनट का समय आप गार्डन में अकेले बैठ करके निकालो, चाहे वो आप मेडिटेशन करते हुए 10 मिनट का ध्यान करते हुए निकालो, लेकिन उस 10 मिनट के समय में आप अकेले रहें और कोई आपके आसपास ना रहे, ना आपका मोबाइल आपके पास में रहे। ठीक है, तो ये सेल्फ एनालिसिस करने का तरीका है कि हमको 10 मिनट का समय अपने लिए निकालना है और उसमें अपनी पोटली में झांकना है कि मेरे अंदर क्या क्या कमियां हैं। ठीक है, ये हुआ पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या है, सेल्फ रिफाइनमेंट, आत्मशोधन। जो बुराइयां हमको दिख रही है, जो कमियां हमको हमारे अंदर दिख रही है, छोटी छोटी कमियां हमारे अंदर होती है। कैसी कमियां? कि हम आलस्य से भरे हुए होते हैं, हम आलस्य में बहुत सारा समय वेस्ट कर रहे होते हैं, हम बात बात पर किसी को छोटी छोटी गालियां देते होते हैं, वो हमारी बुराई हो गई। ठीक है, हम जो है दूसरों की चुगली करने में अपना टाइम वेस्ट करते हैं, हम ज्यादा सेकी बघाड़ते हैं कि मेरे अंदर ये है, मेरे अंदर वो है, मैं ये कर लेता हूँ, मैं वो कर लेता हूँ। तो ये जो छोटी छोटी कमियां हैं, छोटी छोटी बुराइयां हैं, ये हमारे डेवलपमेंट में, हमारे आगे आगे बढ़ने में रुकावट है। तो इन कमियों को कैसे दूर करेंगे? तो उसको सेल्फ रिफाइनमेंट करना है। और सेल्फ रिफाइनमेंट कैसे होता है? उन गलतियों को सुधारना और उन कमियों को दूर करने के लिए हमको स्वाध्याय और संगति को सुधारना होता है। स्वाध्याय, अच्छी पुस्तकों को पढ़ना और अच्छी चीजों को देखना। टीवी में चाहे हम जो चीजें हमको परोसी जा रही है, उसमें से हमको अच्छे और बुरे को अलग करके अच्छी चीजों को ग्रहण करना है। स्वाध्याय के लिए ऐसी पुस्तकों का पठन पाठन करना है जिससे हमको अच्छी अच्छी चीजें सीखने को मिले। ठीक है, चाहे वो महापुरुषों की जीवनियां हो, चाहे वो स्वामी विवेकानंद जी हो, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हो, महात्मा गांधी जी हो, ऐसे लोगों की जीवनियां हमको पढ़नी है और उनसे हमको पता चलेगा कि हम इन बुराइयों को कैसे दूर कर सकते हैं। दूसरा ये कि हमको संगति अच्छी रखनी है। संगति किसकी? हमको हमको संगति गुरु की रखनी है, हमको संगति अच्छे दोस्त की रखनी है, हमको संगति अपने आसपास के वातावरण में हमको अच्छे लोगों के संपर्क में रहना है। तो ये चीजें हम हमारे अंदर रिफाइनमेंट करेगी, धीरे धीरे करके जो हमारी बुराइयां थी उसको शोधन करने का काम करेगी। ठीक है, ये तो हो गया दो चीजें। तीसरा क्या है? तो वो है आत्मनिर्माण, सेल्फ डेवलपमेंट। धीरे धीरे जो चीजें खाली हुई है उसकी जगह पर हमको अच्छी आदतों को डेवलप करना, दैट इज कॉल्ड एज सेल्फ डेवलपमेंट और आत्मनिर्माण। आपने जब चीजें बुराइयां आपको पता चल गई, आपने उन चीजों को हटा लिया, तो आपकी जगह में कुछ चीजें खाली हो गई, आपके अंदर रिक्त स्थान हो गया। जैसे हमने घड़े में से कुछ पानी हटा दिया तो अब वो घड़ा खाली हो गया है ना, अब उस घड़े में हम कुछ अच्छी और पानी भर सकते हैं। तो वैसा ही अब आप अपने व्यक्तित्व में अच्छे अच्छे सद्गुणों का विकास कर सकते हो। सद्गुण क्या होते हैं? सच बोलना, दूसरों की हेल्प करना, समय पर उठना, समय पर सोना, है ना, समय पर होमवर्क कंप्लीट कर लेना, और जब एग्जाम आए तो प्रॉपरली टाइम टेबल लेकर के पढ़ाई करना, मोबाइल कम देखना। ठीक है, ये सब चीजें हम अपने सद्गुणों में शामिल कर सकते हैं स्टूडेंट्स के लेवल पे। तो ये सेल्फ डेवलपमेंट है, इन चीजों को धीरे धीरे अपने अंदर डालना है। और कैसे डालना है? तो जैसा राजेश भैया ने अपनी स्टोरीज में कहा है ना, कि हमको धीरे धीरे करके इन चीजों को अपने जीवन में शामिल करना है ना। स्लाइट इंप्रूवमेंट, स्लाइट इंप्रूवमेंट, धीरे धीरे करके। अगर आपको सुबह जल्दी उठना है तो आप, अगर आपको 6 बजे उठना है और आप 7 बजे उठ रहे हो, तो आप पहले 6:45 पे उठिए, फिर 6:30 पे उठिए, फिर 6:15 पे उठिए और फिर 6 बजे उठिए। इस तरीके से आप एक महीने में अपनी एक आदत को आप सुधार सकते हो। तो इस तरीके से हम सेल्फ डेवलपमेंट के प्रोसेस को करेंगे, जिसमें आप अपनी अच्छाइयों, जो अच्छाइयां हैं उनको ढूंढ करके अपने व्यक्तित्व में शामिल करोगे। और आखिरी जो स्टेप है वो क्या है? सेल्फ एक्सटेंशन। सेल्फ एक्सटेंशन क्या है? सेल्फ एक्सटेंशन इज नथिंग बट द गोल्डन टच, जो हमको राजेश भैया ने समझाया कि हम अपने जीवन का कुछ हिस्सा दूसरों को खुशी देने के लिए लगाएं।
है ना, जिसको हम बोलते हैं समाज निर्माण, जिसको हम बोलते हैं राष्ट्र निर्माण। तो हम कैसे कर सकते हैं हेल्प, लेकिन अभी तो हम छोटे हैं, तो छोटी छोटी हेल्प हम कर सकते हैं। हम डिसिप्लिन में रहकर स्कूल में टीचर की मदद कर सकते हैं, हम समय पर होमवर्क करके अपनी मदद कर सकते हैं, हम पौधों को पानी देकर प्रकृति की मदद कर सकते हैं, हम पानी बचा करके, नल को बंद करके सही समय पर हम पानी बचा सकते हैं। हम ऐसी छोटी छोटी चीजें करके अपने प्रकृति और अपने आसपास के समाज के विकास में अपनी भागीदारी निभा सकते हैं। ठीक है। और जब आप बड़े हो जाओगे तो जैसा काम हम लोग कर रहे हैं, है ना, आप यहाँ पर आकर के आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप जब एक अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण कर लेते हैं, जब आप आत्म निर्माण कर लेते हैं, जब आपका व्यक्तित्व एक आदर्श व्यक्तित्व बन जाता है, तो आप उस आदर्श व्यक्तित्व से दूसरों को लाभ पहुंचा करके समाज को अच्छा बनाने में अपनी हेल्प कर सकते हो। ठीक है। तो ये होता है सेल्फ एक्सटेंशन, जिसको हम आराधना बोलते हैं। समाज अपनी व्यक्तित्व को अच्छा बनाकर अपने कार्य को समाज के लिए समर्पित करना। तो ये 4 सीढ़ियां आपको चढ़नी होती है अपने पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए। चलिए आगे चलते हैं। पर्सनालिटी, व्यक्तित्व जो होता है वो दो दो रूप में परिलक्षित होता है, या 2 तरीके से हमको दिखता है। एक व्यक्तित्व होता है जो बाह्य होता है, एक्सटर्नल, जो हमारी फिजिकल बॉडी, हमारे हेल्थ से दिखता है। और दूसरा होता है आंतरिक, जिसमें हम हमारे विचार जो होते हैं, हमारी भावना जो होती है, वो परिलक्षित होती है हमारे व्यक्तित्व के रूप में, जिसको हम अपना व्यवहार बोल सकते हैं। ठीक है। तो पर्सनालिटी एक, जो आपका बाह्य है, जिसको हम आचरण, स्थूल शरीर बोलते हैं, जो फिजिकल बॉडी है, जो हमारा स्वास्थ्य कैसा है उस पर डिपेंड करता है, हमारा दैनिक दिनचर्या कैसी है उस पर डिपेंड करता है। और दूसरा जो है वो है आंतरिक, इंटरनल बिहेवियर और इंटरनल पर्सनालिटी, दैट इज हमारे विचार शक्ति कैसी है, हमारे सोचने का क्रम कैसा है, हम कितने मेंटल पीस में हैं, कितने नहीं हैं, हमारा जो शरीर है या फिर हमारा जो विचार है वो कितना स्पिरिचुअल है ना, स्पिरिचुअलिटी मतलब अच्छे और बुरे की समझ हमारे अंदर है कि नहीं है। तो इन चीजों से हमारा व्यक्तित्व बनता है। अब इन दोनों चीजों को हम आराम से इस विस्तार से समझेंगे कि बाह्य व्यक्तित्व कैसे अच्छा बनता है, कौन कौन से कारण बाह्य व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं, और आंतरिक व्यक्तित्व कैसे अच्छा बनता है, और आंतरिक व्यक्तित्व को अच्छा करने के लिए हमको क्या क्या चीजें करनी पड़ती है। ठीक है। तो पहले हम समझेंगे क्या कि बाह्य व्यक्तित्व कैसे बनता है। तो बाह्य व्यक्तित्व को अगर आप समझना चाहो तो यह आपके दो दो चीजों से आपका बाह्य व्यक्तित्व बनता है। पहला क्या, आपका स्वस्थ शरीर, और दूसरा जो है वो है व्यवस्थित दिनचर्या, है ना। शरीर अच्छा नहीं होगा, शरीर स्वस्थ नहीं होगा, तो हम कोई भी कार्य प्रॉपरली नहीं कर पाएंगे, कोई भी कार्य में मन नहीं लगेगा। आप यहाँ पर सब बच्चे बैठे हो इस क्लास में, तो आप तभी बैठे हो जब आप स्वस्थ हो। अगर आपकी स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा, आपको बीमारी, आप बीमार होगे, आपको फीवर होगा, है ना, आपके पेट में दर्द होगा, तो आप यहाँ पर बैठ नहीं पाओगे, आप इस क्लास में उपस्थित नहीं हो पाओगे, है ना। और जितने भी लोग आदर्श बने हैं, उन्होंने अपने स्वस्थ शरीर के प्रति जागृत होकर अपने स्वस्थ शरीर के लिए काम किया है, तब जाकर के वो आगे बढ़े हैं। ठीक है। तो सबसे पहला क्रम क्या, सबसे पहली चीज क्या, अच्छे व्यक्तित्व के लिए, एक्सटर्नल पर्सनालिटी को के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, तो वह है स्वस्थ शरीर। ठीक है। अब स्वस्थ शरीर में आपको, स्वस्थ शरीर की परिभाषा अगर आपको समझनी है तो इस गीता के 6वें अध्याय के 17वें श्लोक से हम समझ सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने जब अर्जुन को स्वास्थ्य के बारे में समझाया, तो उन्होंने इस एक श्लोक के माध्यम से पूरा स्वस्थ रहने का तरीका उनको बता दिया। ठीक है। क्या है वह श्लोक, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नाओ बोधस्य योगो भूता। इसका मतलब क्या है, युक्ताहार विहारस्य, अर्थात जिस व्यक्ति का आहार विहार युक्त चेष्टस्य कर्मसु, जिसके कर्म करने का क्रम, युक्त स्वप्नाओ बोधस्य, जिसके सोने और उठने का दिनचर्या, सोने और उठने की दिनचर्या, योगो भवति दुखा,
और वह जिस व्यक्ति का आहार विहार और कर्म और सोने और उठने की दिनचर्या व्यवस्थित होती है, वह व्यक्ति योग के माध्यम से, योगो भवति दुखा, अर्थात योग के माध्यम से अपने आप को निरोगी रख सकता है। ठीक है, तो इसमें कृष्ण जी ने क्या क्या बातें कही है? एक तो आहार, दूसरा विहार, तीसरा उसका जो कर्म है वो कर्म करने की चेष्टा, और चौथा सोने और उठने की दिनचर्या, और पांचवा है जो योग। तो इन सब चीजों से हमारा शरीर जो है वो स्वस्थ होता है। तो इसको अगर हम समझने की कोशिश करें तो आहार हमारा कैसा होना चाहिए, स्वस्थ रहने के उपाय क्या है? तो आहार, आहार सात्विक हो, जो चीजें हमको पता है कि हमारे शरीर के लिए अच्छी है हम उन्हीं चीजों को खाना चाहिए। हित भुक उसी को बोलते हैं कि जो खाना हमारे, जो भोजन हमारे शरीर के लिए हितकारी हो वही हमको खाना चाहिए। मित भुक का अर्थ क्या होता है बच्चों? मित भुक का अर्थ होता है कि हमको उतना ही खाना चाहिए जितना हमको भूख लग रही है ना। हमको ज्यादा नहीं खाना चाहिए, नहीं तो हम लालच में क्या करते हैं, हम हमारा पेट भरा है उसके बाद भी अगर हमको कोई रसगुल्ला ला के दे रहा है तो हम उसको भी खाते चलते हैं। अगर हमको कोई चिप्स का पैकेट ला के दे रहा है तो हम उसको भी खाते चलते हैं, और इससे धीरे धीरे हमारा क्या होता है, पेट खराब होने लगता है। और सारे जो रोग हैं उसकी पहली वजह जो होती है ना वो होता है पेट। ठीक है, तो आपका पेट अगर स्वस्थ रहेगा, आपके पेट की पाचन प्रक्रिया जो है वो स्वस्थ रहेगी, तभी आप स्वस्थ अनुभव करोगे। ठीक है, तो स्वस्थ रहने का उपाय क्या? पहला आहार जो है वो हितभुक हो, मितभुक हो और ऋतभुक हो। ऋतभुक का मतलब क्या कि ऋतु के अनुसार हमको खाना खाना चाहिए, है ना। ऋतु के फल अलग अलग आते हैं, गर्मी के दिनों में आम आता है, ऐसे ही अलग अलग फल जो है आपको अलग अलग ऋतुओं में मिलती है। तो ऋतु के अनुसार हमारा भोजन होना चाहिए। तो पहला तो ये हो गया। आदरणीय भैया, ये जो तीसरा बिंदु आपने बताया ऋत बुक, ये तो पूरी तरीके से स्पष्ट है। हाँ निवेदन करूंगा कि पहला एक बार पुनः बता दें। हित बुक, हित बुक अर्थ है। हाँ चलिए ठीक। हित बुक का अर्थ होता है भैया कि आप, हमको वही आहार लेना चाहिए जो हमारे लिए लाभकारी। ठीक है, बहुत सारे खाने, बहुत सारे हमको पता है कि कौन से भोजन हमारे लिए लाभकारी, कौन से नहीं। सलाद खाना हमारे लिए लाभकारी, तो हमको सलाद खाना चाहिए। हमको पता है कि फास्ट फूड जो है हमारे लिए लाभकारी नहीं है, तो हमको फास्ट फूड को ना बोलना चाहिए। से 1 for 19, से 1 यस फॉर 1, से क्या था, यस फॉर 1 एंड नो फॉर 99 वाला जो फॉर्मूला है भैया जी का, उसको हमेशा लागू करें कि जो चीज हमको पता है हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छी है उसको हम यस बोलें, और उसको खाने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें। जो हमारे लिए लाभकारी नहीं है उसको हम नो कह दें और उसको नौका है। हटा दें। ठीक है, तो ये हो गया हित बुक। और मित बुक जो है कि हम उतनी ही मात्रा में खाएं जितना हमको आवश्यक है, भूख से ज्यादा ना खाएं। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं मित बुक। तो ये दो चीजें हो गई। स्वास्थ्य स्वास्थ्य भैया स्वास्थ्य इसमें हित बुक में बच्चों के लिए ये भी जोड़ा जा सकता है कि जो उनके लिए शरीर के लिए हितकारी है और बेशक उन्हें पसंद नहीं है वो भी उन्हें खाना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। जैसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, मान लीजिए हम कहते हैं बच्चों को बताते हैं कि उसमें विटामिन ये है वो है, और बच्चे उसको खाना पसंद नहीं करते, सबसे ज्यादा आलू खाते हैं। तो बच्चों को ये एक उदाहरण देकर के भी समझाया जा सकता है कि हित भुक में वो सारी चीजें जो हम साइंस या सोशल साइंस में पढ़ते हैं और जो साइंस बताती है कि इसमें विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, ये सब हमारे लिए जरूरी है, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, प्रोटीन चाहिए, वो आता कहाँ से है? और हम उसको कुरकुरे से या चिप्स से, लेस से ऐसे भरेंगे तो वो बात बनेगी नहीं। वो हितकारी भोजन में उसकी व्याख्या की जा सकती है थोड़ी सी। बिल्कुल बिल्कुल। वो मनोरंजन का भी एक उपाय हो जाता है, बच्चों के साथ इंटरेक्ट करने का एक साधन भी हो जाता है, और उसको अच्छे से समझा सकते हैं। समझा सकते हैं, समय के अनुसार इसको अपने हिसाब से जितना एक्सप्लेन करना है कर सकते हैं भैया, क्योंकि बहुत सारे स्लाइड्स होते हैं ना, तो हर स्लाइड को बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा टाइम नहीं रहता। बट आप जितना एक्सप्लेन करना चाहें उसमें आप बिल्कुल एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसमें एक और इसमें स्वास्थ्य और का, एक स्वास्थ्य का इसमें एक एक पूरा भैया अलग। एक क्रम है। इसमें एक क्रम है कि ये इसको आगे ज्यादा ना एक्सप्लेन करके हम कभी इस पे हम स्वस्थ रहने के सरल उपाय वाला जो हम क्रम अलग बनाते हैं अलग से पूरा उसमें एक अलग क्लास से इस पूरी पे एक दिया जाता कार्यशाला है। उसकी ले सकते हैं, एक दिन का सेशन उसमें हो सकता है। जी बिल्कुल, ये थोड़ा शॉर्ट में हम इसको कवर करते हैं इसलिए ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करते हैं। चलेगा, आप लोग जैसा करना चाहें वैसा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पहला तो ये हो गया कि आपका जो स्वस्थ रहने के लिए आहार आपका सही हो। दूसरा जो है वो विहार। विहार का मतलब होता है, बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है कि विहार का मतलब क्या है। विहार का मतलब घूमना फिरना नहीं होता है। विहार का मतलब होता है हमारा सुबह उठने से लेकर के रात के सोने तक की जो दिनचर्या है वो व्यवस्थित है कि नहीं है। हम समय पे उठ रहे हैं कि नहीं, हम समय पर ब्रेकफास्ट कर रहे हैं कि नहीं, हम समय पर खाना खा रहे हैं कि नहीं, है ना, हम समय पर नहा रहे हैं कि नहीं, नहाना हमारा समय पे है कि नहीं। तो ये सारी चीजें जो है हमारा दिनचर्या को
व्यवस्थित होना चाहिए, ये विहार होता है। तो खेल कूद को भी इसमें शामिल होना चाहिए, स्वस्थ मनोरंजन मनोरंजन जो है वो स्वस्थ होना चाहिए, ना कि हम ऑल टाइम मोबाइल में या फिर इन सब चीजों में हम व्यस्त रहें। तो अपने विहार को प्रॉपरली वॉच करना, सेल्फ एनालिसिस करना कि हमारा विहार जो है, हमारा दिनचर्या जो है दिन भर की, वो प्रॉपर है कि नहीं, इसको आपको देखना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका विहार, और इसमें इस सब चीजों को शामिल करना है। इसको आगे हम एक बार एक स्लाइड में और चर्चा करेंगे कि हम विहार को कैसे संतुलित कर सकते हैं, कैसे हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। स्वस्थ रहने के लिए और हमको क्या करना है, तो स्वस्थ रहने के लिए हमको ये दो चीजें करनी है। एक तो पहला कि हमको ऊषा पान को अपनी दैनिक दिनचर्या में शामिल करना है। तो बहुत सारे बच्चों को पता होता है कि ऊषा पान क्या होता है। आप उनसे पूछ सकते हैं कि बच्चों बताओ ऊषा पान किसको बोलते हैं। तो बच्चे बताते हैं कि ऊषा पान जो होता है वो पानी सुबह उठ करके पानी पीना जो है वो ऊषा पान होता है। तो उसको आप अच्छे से एक्सप्लेन कर दीजिए कि ऊषा पान हम उसको बोलते हैं कि रात को हम तांबे के पात्र में पानी को रखते हैं और सुबह उठ करके उसको उखड़ू बैठकर, उखड़ू क्यों बैठना, क्योंकि उखड़ू बैठकर जब हम पानी पीते हैं तो वो हमारे पाचन क्रम को बहुत अच्छा करता है। ठीक है, तो ये, और खाली पेट पीना बिना ब्रश किए इस पानी को सुबह उठ करके पीना, इसको हम ऊषा पान कहते हैं। और उसका भी जो वैज्ञानिक रीजन है वो आप चाहें तो बताना चाहे तो बता सकते हो कि हमारे मुंह में जो स्लाइवा होता है उसमें पाचन क्षमता को एंटीबॉडी बनाने की क्षमता होती है, और जैसे हम उसको पानी से ग्रहण करते हैं अपने अंदर तो वो हमारे पेट में सक्रिय होकर के एंटीबॉडी बनाता है। तो ये कारण होता है ऊषा पान लेने का, और ऊषा पान से हमारी 70% बीमारियां पेट की जो है वो दूर हो जाती है। तो ये आप बच्चों को इस तरीके से ऊषा पान का महत्व समझा सकते हैं। दूसरा जो है वो हम सबको पता है कि हमको योग और व्यायाम करना चाहिए, है ना। योग और व्यायाम करना चाहिए, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे जो बिल्ली है वो भी व्यायाम कर रही है, बिल्ली है वो भी कसरत कर रही है। और जब बिल्ली और कुत्ते जो है, जानवर भी जब सुबह उठते हैं ना, तो वो अपनी बॉडी को एक स्ट्रेच तो करते हैं, हम सब ने देखा है। और हम इंसान होकर के ये चीजों को क्यों छोड़ देते हैं, हम क्यों नहीं करते योग, क्यों नहीं करते व्यायाम। बच्चों से एक क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं कि बच्चों बताओ स्वस्थ रहने के लिए योग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो सभी कहते हैं योग करना चाहिए। उनसे जब दूसरा क्वेश्चन आप पूछोगे कि बताओ आप लोगों में से कितने लोग रोज उठ करके योग करते हो, तो दो या चार हाथ ही खड़े होते हैं। तो हम यहीं पर उनको बता सकते हैं कि देखो, हम सबको पता है कि हमको स्वस्थ रहने के लिए क्या करना चाहिए, लेकिन फिर भी हम उसको अपने जीवन में नहीं शामिल करते हैं। तो हम एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उस शिक्षा का कोई महत्व नहीं अगर हम उस शिक्षा को अपने जीवन में धारण ना कर सके। तो बच्चों, आज से आप संकल्प करो कि आप रोज कम से कम 5 मिनट, कम से कम 10 मिनट तो योग और प्राणायाम को अपने जीवन में शामिल करोगे, है ना। योग भले ही आप 10 मिनट करो, भले ही आप 5 मिनट करो, लेकिन जब आप इसको रूटीन में ले आओगे तो आपको 1 महीने के बाद अगर आप नहीं करोगे ये कसरत, ये व्यायाम, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आप इसको अपनी आदत में शामिल करिए। ठीक है, तो रोज आप इसको करिए, योग करिए, प्राणायाम करिए। और ध्यान मेडिटेशन क्यों करना है वो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि ध्यान हमको किस चीज का करना है। तो ध्यान हम अपने अंदर की कमियों को ढूंढने के लिए ध्यान करें, है ना। आप जब 5 मिनट मेडिटेशन में बैठते हो, जब आप 5 मिनट सूर्य का ध्यान करते हो, उगते हुए सूर्य का ध्यान करते हुए, दीपक का ध्यान करते हो, या अपनी सांसों का ध्यान करते हो, तो उस ध्यान में आप अपने अंदर अंतर जगत में चले जाते हो। और उस ध्यान में आपको पता चलता है कि मेरे अंदर क्या कमियां हैं, मेरे अंदर क्या अच्छाइयां हैं और क्या बुराइयां हैं। ठीक है, तो ये ध्यान हमको रोज 5 मिनट करना है, और आप लोग इसको आज से ही स्टार्ट करोगे और अपनी आदत में शामिल करोगे। तो आज हम यहीं तक की स्लाइड ले रहे हैं, है ना, आधा घंटा लगभग हो गया है। तो आज हमने केवल कहाँ तक किया है कि हमने स्वस्थ रहने के उपाय, मतलब बाह्य व्यक्तित्व का पहला पार्ट देखा है कि हम स्वस्थ शरीर के लिए क्या क्या हमको करना चाहिए। अगली क्लास में हम व्यवस्थित दिनचर्या के लिए हमको क्या क्या क्रम करना चाहिए उस पर हम चर्चा करेंगे, और फिर आंतरिक व्यक्तित्व के लिए हमको क्या क्या चीजें करनी चाहिए उस पर हम चर्चा करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों में से किसी का अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग यहाँ पर रेस करिएगा, उसको यहाँ पर भैया जी लोग जो हैं, हम लोग जो हैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे और चर्चा करके उसका सही आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।